यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य है समय के साथ साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि और उसके सभी क्षेत्रों में जो समय के साथ वृद्धि हो रही है, मात्रात्मक रूप से जो वृद्धि हो रही है उसको हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। जैसे किसी राष्ट्र की आय जो है वो बढ़ रही है, समय के साथ बढ़ती है। एक व्यक्ति की आय भी समय के साथ बढ़ती है, घटती है, उसको हम आर्थिक वृद्धि में शामिल करते हैं। अगर वो बढ़ रही है तो वो समय के साथ बढ़ती रहती है। ये एक मात्रात्मक विचारधारा है। आर्थिक विकास के अंतर्गत आर्थिक वृद्धि शामिल है। मात्रात्मक वृद्धि के साथ साथ यहां गुणात्मक वृद्धि की भी बात की जाती है। अगर मात्रात्मक वृद्धि हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है, तो उसका लाभ राष्ट्र के संपूर्ण जनसंख्या जो है, वहां की जनता उसको मिले और उसके प्रत्येक क्षेत्र में वो वृद्धि का प्रभाव दिखाई दे। उसके सांस्कृतिक, सामाजिक, लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, चिकित्सा, हर एक क्षेत्र में उस आर्थिक वृद्धि का प्रभाव दिखाई दे। उसको हम कहेंगे आर्थिक विकास, जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। इसलिए वर्तमान में आर्थिक वृद्धि के स्थान पे आर्थिक विकास की अवधारणा पे ज्यादा बल दिया जाता है। आर्थिक विकास जो है उसमें भी नई नई विचारधाराएं वर्तमान में आ रही हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करें सतत विकास। इसको हम पोषणीय विकास भी कह सकते हैं और इसको हम धारणीय विकास भी कह सकते हैं। सतत विकास, पोषणीय विकास, धारणीय विकास, ये एक नवीन अवधारणा है जो हमने 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई है। इसका तात्पर्य ये है, भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, आगामी जो पीढ़ियां हैं, भावी पीढ़ियां हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाकर जो उत्पादन हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, वो विकास हमें करना चाहिए। और सही अर्थों में वही आर्थिक विकास है। सतत विकास में एक तो भावी पीढ़ी और पर्यावरण, इन दो पर विशेष बल दिया गया है। यानी हमें इतना ज्यादा भी पर्यावरण का दोहन नहीं करना है, खनिज संसाधनों का दोहन नहीं करना है कि भावी पीढ़ियों के लिए वो बचे ही नहीं। दूसरा, पर्यावरण का भी हमें ध्यान रखना है कि पर्यावरण का जो संतुलन है वो खराब न हो, असंतुलित तो नहीं हो। इसलिए हमें इन दो बातों पे विशेष ध्यान देना होगा। उसको हम कह सकते हैं सतत विकास। यानी पर्यावरण की रक्षा भी हमें करनी है और भावी पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन शेष रहें, बचें। इस प्रकार से हमें उन संसाधनों का दोहन करना है, उसको हम कहते हैं सतत विकास। दूसरा है समावेशी विकास। समावेशी विकास से तात्पर्य है कि जो हमारा विकास है, आर्थिक विकास या सतत विकास या जो आर्थिक वृद्धि है, मात्रात्मक है आर्थिक वृद्धि, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आर्थिक विकास, और उसमें हम भावी पीढ़ी और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए चल रहे हैं, तो वो हो गया सतत विकास। इनके बाद उस विकास का लाभ समाज के प्रत्येक भाग को प्राप्त हो, समान रूप से समाज में वो वितरित हो, उसको हम कहेंगे समावेशी विकास। यानी जो आर्थिक विकास हमने किया है उसका लाभ समाज के प्रत्येक भाग को प्राप्त हो, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, उसको हम कहेंगे समावेशी विकास। तो ये है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। अब हम बात करेंगे नियोजन की। नियोजन, प्लानिंग जो है वो
प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक अनिवार्य अवधारणा है। भारत में आजादी से पूर्व 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक लिखी गई। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक जो है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में लिखी गई, जिसमें भारत के लिए एक आर्थिक नियोजन की अवधारणा थी। और इससे थोड़ा पहले 1928 में सोवियत संघ के द्वारा प्लानिंग को सबसे पहले अपनाया गया, जिसमें उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सोवियत संघ का आर्थिक निर्माण किया। और वहां पे सोवियत संघ में उनकी पंचवर्षीय योजनाएं जो है क्रांति लेकर आई। इसी कारण भारत ने भी इन पंचवर्षीय योजना या बात कहें नियोजन को अपनाने का विचार स्वतंत्रता के बाद अपनाया। 15 मार्च 1950 को सरकार के आदेश से एक संगठन योजना आयोग बनाया। इस योजना आयोग का दायित्व था भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना और आगामी नीतियों को तैयार करना। इसी तरह 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और अन्य जो मंत्री हैं वो शामिल होते हैं। ये एक हमारा संगठन था योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके माध्यम से हमने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण का कार्य योजना आयोग को सौंपा। उसको स्वीकृति देने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। इसके माध्यम से भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में हमने अलग अलग उद्देश्यों के साथ काम किया और काफी आर्थिक स्थिति में काफी सफलता मिली, किंतु बीच में कहीं व्यवधान आया। जैसे 1966 से 69 ये 3 वर्षों में हम पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं कर पाए। यहां पे हमने अनवरत योजना लागू की, यानी जो गैप आया पंचवर्षीय योजनाओं में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है हमने अनवरत योजना 3 साल तक जो है वो चली है। उसके बाद 1979 से 80 और एक 1990 से 1992 इन में जो है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण इन वर्षों में हम नहीं कर पाए। और यहाँ पे वार्षिक योजनाओं के माध्यम से हमने आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको संचालित किया। और अब तक हम 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर चुके हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में पूर्ण हुई। अब जो है वर्तमान जो सरकार है उसके द्वारा योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यानी पहले योजना आयोग था, उसके स्थान पे हमने अब क्या बनाया है, नीति आयोग, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और एक इसमें उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है। प्रथम नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी था, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और सीईओ कार्यकारी अधिकारी जो है अमिताभ कांत थे। अब इसी के साथ नीति आयोग जो है वो योजना आयोग की तरह देश की दीर्घकालीन जो आर्थिक नीतियां हैं उनके लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा और वास्तविक रूप से भारत में आर्थिक क्षेत्र में सहकारी संघवाद स्थापित होगा। यानी अब राज्यों का भी काफी प्रभाव जो है नीति आयोग में रहेगा। नीति आयोग में केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री हैं, अन्य मंत्री हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक जो भी वहाँ होता है वो शामिल होते हैं। तो वास्तविक रूप से आर्थिक क्षेत्र में सहकारी संघवाद इस नीति आयोग के कारण आएगा, जिसमें राज्यों को भी अपने आर्थिक प्लान जो है वो यहाँ पे रखने का एक अवसर मिलेगा और वास्तविक रूप से सहकारी संघवाद यहाँ स्थापित हो पाएगा। अभी गठित हुआ है तो इसके मूल्यांकन में अभी समय लगेगा कि ये प्लान जो है कितना सफल होगा, असफल होगा, इसमें क्या सुधार किए जाएंगे। लेकिन काफ़ी अच्छा निर्णय इसको हम कह सकते हैं। सहकारी संघवाद के अनुसार ये काफ़ी अच्छा इसका प्रारूप है जो भविष्य जो है वो भारत का तय करेगा आर्थिक भविष्य कि यहाँ से हम किस ओर जाएंगे। मानव विकास सूचकांक जो है वो यूएनओ के द्वारा 1990 में महबूब उल हक जो बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा एक विचारधारा प्रस्तुत की गई मानव विकास की अवधारणा, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा संचालित हो रही है। इसके अंतर्गत मानव विकास की अवधारणा के अंतर्गत महबूब उल हक ने 1990 में 3 सूचकांकों पर काम किया है। पहला है ज्ञान, दूसरा है जीवन स्तर और तीसरा स्वास्थ्य। तीन सूचकांकों पे यहां बात की गई है। पहला है ज्ञान, दूसरा जीवन स्तर, तीसरा है स्वास्थ्य। ज्ञान का आंकलन हम उस राष्ट्र की साक्षरता से करते हैं, यानी वहां की साक्षरता दर क्या है, लोगों की शिक्षा का स्तर क्या है, वो किस तरह की शिक्षा उनके पास है, जो वहाँ की जनगणना से ऐसे आंकड़े हमें प्राप्त हो जाते हैं। जीवन स्तर से हमारा तात्पर्य है कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। राष्ट्रीय आय से लेंगे, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है। इससे हमें वहां के लोगों के जीवन स्तर का आकलन हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो कितना खर्च करते हैं, कौन कौन सी चीजों का उपभोग कर पाते हैं, क्या उनको आधारभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं। तीसरा है स्वास्थ्य, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। इसका आकलन हम जीवन प्रत्याशा से कर सकते हैं। जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य यह है कि एवरेजली किसी राष्ट्र का व्यक्ति कितना जीवन जीता है। तो ये आंकड़े भी हमें उस देश की जनगणना इत्यादि से प्राप्त हो जाते हैं। साक्षरता, वहाँ का शिक्षा का, ज्ञान का स्तर क्या है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय से वहाँ का जीवन स्तर का पता चलेगा, और जीवन प्रत्याशा यानी वो एवरेजली वहाँ के लोग कितना जीवन जीते हैं, उससे हमें वहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन होगा। और इन 3 बिंदुओं के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है प्रतिवर्ष, और लगभग 250 देशों के आसपास और प्रतिवर्ष बढ़ते रहते हैं। उनकी एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत जारी की जाती है, और जिस देश का इसमें स्थान जितना ऊंचा होता है, वहाँ का मानव विकास उतना ही ज़्यादा है। जैसे स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ऐसे देश पहले स्थान पे आते हैं, और वहाँ का जीवन स्तर जो है अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो ये 3 मुख्य सूचकांक हैं जो मानव विकास सूचकांक में स्थान को निर्धारित करते हैं। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा जो है 1990 में बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने जारी की थी, जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक सारे तथ्य आ जाते हैं, ज्ञान, जीवन स्तर और स्वास्थ्य। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो विद्यार्थियों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।